नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट फ्री आप लोगों को मिलने वाला। आप किसी भी यदि तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, यानी कि डिफेंस के किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका सपना एयरफोर्स है, चाहे एनडी है, चाहे नेवी है, चाहे दोस्तों आपका कोस्ट गार्ड सपना है, तो बस आप लोगों के सपने को अब साकार करने के लिए, अपनी तैयारी को धार देने के लिए आप एकदम फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। उत्कर्ष ऐप पर जाकर के 500 प्लस टेस्ट सीरीज है, जहां पर 20,000 से ज्यादा पेपर्स आपको मिलेंगे। और भाई साहब, क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं 10 लाख से अधिक क्वेश्चंस आपको उत्कर्ष ऐप पर उपलब्ध हैं। तो फिर देरी किस बात की, आज ही इंस्टॉल करें उत्कर्ष ऐप और अपनी तैयारी को दें दोस्तों बिल्कुल शानदार तरीके से धार, और जांचें कि कैसी है आपकी तैयारी। तो ध्यान रहिएगा, ये जो है आप लोगों को जो फ्री टेस्ट मिलने वाला है वो केवल और केवल 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा। तो देरी नहीं करनी है, 22 अक्टूबर यानी कि आज ही ये वैलिड रहने वाला है। तो आज अपनी तैयारी को आपको धार देनी है और अपने सभी साथियों को भी सूचित करना है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर रीजनिंग के सवालों को देखने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब हम यहाँ पर मिसलेनियस सवालों पे फिर से फोकस कर रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और 3 दिन तक हम यहाँ पर मिसलेनियस सवालों पे हम फोकस करेंगे। मतलब मिक्स में हम जो है यहाँ पर सवालों को मिलाएंगे। सवाल आ रहे हैं, आप तुरंत यहाँ पर कमेंट करना और आंसर बताना कि इसका क्या होगा। वही पूरा मॉडल पेपर के अनुसार ही यहाँ पर आपके सामने सवाल रखे गए हैं। जल्दी से दोस्तों, जल्दी से यहाँ पर इसका आंसर दीजिए। ये जल्दी से पैंट का कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सेल का कोड भी दिया हुआ है। देखिए यह पैंट PAINT और यह है 74128। एक्सेल यहाँ पर है EXCEL और इसका कोड क्या है 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर यह 5, यह 9 और यह 6। देखो एक चीज यहाँ पर आपने नोट की, यहाँ पर E जहाँ है 9 वहाँ है। इसका मतलब ये जो सवाल है वो फिक्स कोडिंग का हो सकता है। फिक्स कोडिंग में क्या होता है कि जो सवाल आपको पूछा जाता है, जैसे एक्सेप्ट का कोड, तो उसका हर एक लेटर इसमें मौजूद होना चाहिए, तभी फिक्स कोडिंग होगा। तो एक्सेप्ट A भी हैं, CC भी हैं, E भी हैं, P भी हैं, T भी हैं। बिल्कुल, इसका मतलब आपके जो एक्सेप्ट यहाँ पर पूछा है उसका हर एक लेटर्स इसमें मौजूद है, और जहाँ E वहाँ नो है, इसका मतलब यह फिक्स कोडिंग का सवाल है। आपको ढूंढ के लिखना है बस। जल्दी से आपको सिर्फ यहाँ पर ढूंढ के लिखना है। जल्दी से ढूंढ के बताइए। तो दोस्तों देखना, ए यहाँ पर लिखा है ना पैंट में, देन 4। C कहाँ है, यहाँ, देन यह 5, देन यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। E कहाँ है, E यहाँ पर है E, देन यहाँ पर 9 है। और P कहाँ है, P पैंट में P, देन यह 7 है। और T सबसे लास्ट में, देन 8 है। तो हमने कोडिंग रिकॉर्डिंग जब भी पढ़ा तो ढूंढ के लिखा था ना। फिक्स कोडिंग यही होता है, ढूंढ के लिखो। तो यह कौन से विकल्प में है, ध्यान से देखिए। 4 यहाँ पर नहीं है, और जो आया वही यहाँ पर है, ऑप्शन से। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़िए तुरंत प्रभाव से। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि आगे क्या आएगा, जल्दी से बताओ। अल्फाबेट सीरीज यहाँ पर है A D Z J M, क्या? तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखो अल्फाबेट याद अच्छे से कर लो, मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार, है ना। अल्फाबेट अच्छे से याद कर लो। यह 1, ये 4, यह 7, यह 10 एंड यह 13। +3 +3 +3 +3, तो यहाँ पर भी +3 होगा और यहाँ 16 होगा। और 16 पे कौन आता है बच्चों? P, बिल्कुल सही।
ये 15 पर आता है, ये 14 पर आता है, ये 17 पर, ये 16 पर, यही। तो अल्फ़ाबेट अगर आपको याद है तो आपका सीरीज है, आपका क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग है ना, ये सब आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। अल्फ़ाबेट का खुद का टॉपिक जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़िए। असंगत मीन्स क्लासिफिकेशन, विच वन इज एन ओड वन, विच वन इज एन ओड वन, जल्दी से कमेंट करो। असंगत पहचानिए। असंगत मीन्स जो अलग है। क्लासिफिकेशन का टॉपिक है विच वन इज एन ओड वन। अरे वाह। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी जो आया ना वो बेस्ड ऑन नॉलेज आया है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, मालूम है कि नहीं? लिख लेता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 31, यह कभी 28, कभी 29, फिर 31, फिर यह 30, यह 31, 30। ये दोनों ही लगातार 31 के आते हैं। 30, 31, फिर यहाँ पर 30, देन फिर यहाँ पर 31। ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो कौन से महीने में कितने दिन आते हैं यह आपको पता रहे। 31, फिर 28, 29, फिर 31, फिर 30, 31, 30 और यह। तो दोस्तों जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में कभी 28 तो कभी 29 दिन होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं। तो यह दिनों की संख्या से यह अलग है। ऑप्शंस बी, फरवरी कभी 28 की कभी 29 की दिनों की संख्या यहाँ पर अलग है, बाकी सब में 31 दिनों के थे इसलिए यही अलग है। जल्दी से आगे बढ़िए। 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? अरे कैलेंडर, कैलेंडर जल्दी से शेष पल निकालो, रिमाइंडर जल्दी कीजिए। और रिमाइंडर अगर शेष पल ये आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, तो यहाँ पर यह रविवार जो मैंने बताया मैं वो बता रहा हूँ। यह सोम, यह मंगल, बुध, गुरुवार, ये एक्चुअली क्या रिमाइंडर है। तो दोस्तों यहाँ पर यह रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। 15 अगस्त यहाँ क्या लिखा हुआ है? 15 अगस्त 1947 वार। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। दोस्तों कोड लिख लेता हूं। 15 तारीख यहाँ है, अगस्त का कोड 3 बताया था सर ने, 036। 1900 का शताब्दी कोड सर ने 0 बताया था। अंतिम दो अंक 47 होगा और 47 में 4 का भाग देंगे ना तो यह 11 चौके 44 पॉइंट हमको नहीं चाहिए। यहाँ 11, 7 यहाँ रिमाइंडर मीन्स शेष पर। याद है कि नहीं कि भूल गए हैं? 15 यहाँ पर है, अगस्त का कोड 3 है, 1900 47 अंतिम 2 अंक है, 47 में 4 का भाग, यह 11 बार जाएगा, पॉइंट हमको नहीं चाहिए। अब शेष पल 7 का भाग 14 में देंगे, 1 बचेगा। 7 का भाग यह दोनों मिला के 50, 47 और 3 50, 50 में 7 का भाग 49 में जाएगा, 1 बचेगा। देखो 7 का भाग 14 में गया तो 1 बचा, ये 50 हो गए तो 50 में 7 का भाग 49 में तो 1 बचा। 7 का भाग 7 में जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेंगे, 4 और 2 यहाँ, देन 6 बच गए।
और जब शेषफल 6 बचता है तो शुक्रवार, सर ने बताया आंसर यही होगा, ऑप्शंस बी। ऑप्शंस बी ही इसका परफेक्ट आंसर है, 15 अगस्त 1947। यह बिल्कुल सही है। यह ध्यान रखना, ये बट्टे में है, ध्यान रखना दोस्तों। यह पता है क्या है, ये 32 3 11 है, ये 17 3 11 है, ये 23 3 11 है, ये 27 3 11 है। ये लिखने का तरीका अलग है, 32 3 11 17 3 23 3 11 27। यह ऐसा लिख पाए हम, ये बता रहे हैं। अभी एमसीक्यू बैच में हमने क्लॉक का टॉपिक किया था, तो उसमें बहुत सारे सवाल किए थे। 5 से 6 के बीच में फाइंड एग्जैक्ट टाइम इन बिटवीन 5 to 6 o'clock व्हेन बोथ हैंड्स विल बी विथ टुगेदर। दोनों साथ साथ में, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। एक दूसरे के ऊपर होना, इसका मतलब 0 डिग्री होना, यही A2 है। सवाल में पूछा गया कौन, सवाल में बोला दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाना, इसका मतलब संपाति, कोइंसाइड, अतिव्यापन पूछा है। 5 से 6 बजे के बीच में पूछा है, इसका मतलब है आपको 5 बजकर बताना होगा। दोस्तों 5 से 6 के बीच में पूछा है, इसका मतलब आपको 5 बजकर बताना है। जल्दी कीजिए। यस प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी ध्यान से समझने की कोशिश करना। दोस्तों ये 5 बजकर चाहिए, तो यही T1 है। तो यहाँ पर A1 कैसे निकालते थे बताओ। ये 5 बजकर चाहिए, तो यह 5, यह तो मिनट का फॉर्मूला सर ने बताया था 2/11 A1 प्लस माइनस A2, याद आया। तो 2/11 भी है। A1 हमने निकाला 150 प्लस माइनस A2 0 है। अब 0 जोड़ो तो भी वही, घटाओ तो भी वही, बताओ दोनों एक ही बात है। तो 2/11 है, ये 150 है, ये 300 है, ये 11 है। तो 11 का भाग यहाँ पर 2 बार देंगे, 22 में जाएगा 22 में। जब 22 में जाएगा तो 8 बचेगा, 8 और 0 80 होगा। 80 में 11 का भाग 7 बार 77 में, और जब 77 में गया तो बचा 3, और जिसका भाग दे रहे वहाँ नीचे। आंसर यही है, 5 बजकर 27 से 3/11, और 27 से 3/11 यहाँ पर है, इसलिए यही सही है। यही आपका बिल्कुल सही है, बोलो बोलो। यही है, ये 273 नहीं है, वो इस प्रकार से लिखा मैंने, यहाँ से हटा दिया। ये वो इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 27 से 3/11, बिल्कुल सही भी है। हरीश को याद है कि, अरे वाह, एक और सवाल आपका कैलेंडर का आ गया है। ये सवाल बहुत ही अच्छा है। हरीश को याद है कि प्रिया की जो जन्म तिथि है, अब हरीश को क्या याद है, अब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनमें आंसर जो होता है ना, अगर पूछे जन्मदिन कब है, तो यहाँ कॉमन तारीख आंसर होती है। देखना दोस्तों, हरीश को याद है कि प्रिया की जो जन्म तिथि है वो 15 मार्च के बाद और 22 अप्रैल से पहले। वाह, यह आपके सामने, ध्यान से सुनिए। अब इसने क्या कहा, 15 मार्च के बाद और 22 से पहले। यह 15 मार्च के बाद, इसका मतलब 15 मार्च के बाद बोला, तो इसका मतलब 16 मार्च से लगाते हुए 21 अप्रैल तक। यह
और उसकी सरिता को याद है कि प्रिया का जो जन्म तिथि है, सरिता क्या है? सरिता ने कहा कि 17 फरवरी के बाद, इसका मतलब 18 फरवरी से 17 मार्च से पहले, इसका मतलब 16 मार्च तक। ये बहुत ही गजब का सवाल आ गया, देखा? 15 के बाद और 22 के पहले, इसका मतलब 16 मार्च से, और महीना चेंज है तो 21 अप्रैल तक, बहुत दिन आ गए। और यहाँ पर 17 फरवरी के बाद, इसका मतलब 18 फरवरी ऐसे, और 17 मार्च से पहले तो 16 मार्च। तो इन दोनों में एक ही तारीख कॉमन है और वह 16 मार्च है। इन दोनों में एक ही तारीख कॉमन है 16, उसके बाद 17 मार्च वगैरह वो तो इसमें आए ही नहीं, रहने दो। तो इसका मतलब दोनों के कथन सत्य हो। तो प्रिया की जो जन्म तिथि कौन सी है? 16 मार्च। अरे गजब का सवाल। 16 मार्च यहाँ पर सही है। बोलो किसी दिक्कत है? 16 मार्च आपके 15 मार्च के बाद में भी आती है और 16 मार्च आपके 17 मार्च से पहले भी आती है। बिल्कुल सही है, यही बिल्कुल सही होगा। इसने कहा कि इस समीकरण में कौन सा पद गलत आ गया है, इसमें कुछ गलत दे दिया है। पहचानो, गलत को पहचानो दोस्तों जल्दी। गलत पहचानना है, इस समीकरण में कुछ गलत दे दिया है। दोस्तों यहां पर आपको गलत पहचानना है। देखो, गलत अगर आप चाहें तो इसको ट्रिपल सीरीज बना के 18 को बता सकते हो। गलत अगर आप चाहो तो इसको ट्रिपल सीरीज बना के 18, लेकिन ऑप्शंस में 18 है नहीं। देखो कैसे, यह सही है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद ऐसे। ये 5 के बाद यहाँ पर 6, 6 के बाद यहाँ 7, तो यहाँ पर यह 8, तो फिर यहाँ पर यह 10 है, तो यहाँ पर यह 18, कितना प्लस का 8, फिर प्लस का 8, 26 यहाँ होना चाहिए। लेकिन या तो ऐसे कर लो, लेकिन यहाँ पर, अब यहाँ अगर ऐसा होता तो कुछ और देता। यहाँ एक नियम बता देता हूँ क्या है। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 10 आता है, इन दोनों का गुणा करते हैं तो यह 18 आता है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, दोनों का गुणा 10, दोनों का गुणा 18, देन दोनों का गुणा 7, 28, यहाँ 28 होना चाहिए था। तो आंसर आपका यही है ना? ये तो ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर ऐसे कर ले, दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा तो 728, ऐसे भी कर लो। या फिर +8 करो तो 26, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन ठीक है, उससे से भी आपका यहीं पे जा रहा है। इसका मतलब गलत, आपको सही नहीं करना, गलत वाला पूछा, सही नहीं करना है। सही तो 26 भी सेट हो सकता था, लेकिन गलत तो वही है दोनों ही केस में। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। यहां पर डायरेक्शन का काफी अच्छा सवाल है, जल्दी सॉल्व कीजिए। यह आपके सामने है पूर्व दिशा ईस्ट, यह उत्तर दिशा नॉर्थ, ये पश्चिम है वेस्ट, यह दक्षिण है साउथ। ये आपको पूछा है दोस्तों, यही आपको पूछा गया है। देखिए दोस्तों, यहां पर इसने कहा कि ए से राजू 30 मीटर उत्तर दिशा में गया। कहाँ गया? उत्तर मीन्स ऊपर। यह ए है और यह 30 मीटर उत्तर दिशा में गया, यह 30 है, यह 30 है। इसके बाद वह बाएं मुड़ा। अब यहां से देखो, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो ये तो दाया है। घड़ी की दिशा में मुड़ने पर दाया मिलता, बाएं। देन बी पर पहुंचने के लिए 30 मीटर चला, यह 30 है। और यहां पर बी आया और यह 30 है। अब ध्यान से सुनना, इसने क्या कहा। ए यहां से 30 और फिर बाएं 30, तो इसने कहा ए तथा बी के बीच की दूरी। अरे वाह,
क्लास में बहुत गजब की बात लिखवाई थी, याद हो तो। क्लास में बहुत अच्छे से बताई थी, ध्यान रखना कि पाइथागोरस थ्योरम में समकोण त्रिभुज में यह कोण 90 के सामने यहाँ पर कर्ण होता है, ये लंब होगा, ये आधार होगा। एक गजब की बात बता रहा हूँ, याद कर लेना। लंब और आधार अगर सेम होता है तो इसके पीछे √2 लगाने से आपका कर्ण निकल जाता है। लेकिन शर्त यह है कि लंब और आधार सेम होना चाहिए। यदि ये 10 है तो ये 10√2 होगा, ये 16 तो यह 16√2 होगा, ये फिक्स है। कैसे आया? वही x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का रूट, ये 2 टाइम्स x स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है तो बाहर आया और ये अंदर ही बचा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर यह 90 डिग्री है, इसका मतलब यह कर्ण है, और कर्ण है तो ये लंब और आधार और ये सेम है, इसलिए यह 30√2 होगा। तो लंब और आधार सेम तो सेम है तो सेम√2, 30√2 यही बिल्कुल सही होगा। एनालॉजी का सवाल है, जल्दी से कीजिए। जो संबंध यहाँ है वैसे ही संबंध यहाँ स्थापित करना है। जो संबंध यहाँ पर है ऐसा ही संबंध वहाँ चाहिए। जल्दी से सोचिए। आप चाहें तो इसमें 2 चीजें बोल सकते हैं, बोलने का तरीका अलग है लेकिन है बहुत, दोनों ही सेम। आप चाहें तो ऐसे बोल सकते थे कि सभी में +1 है, यहाँ 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 और यहाँ। और आप चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि सभी में ये जुड़ा हुआ है। तो आप चाहें तो सभी में +1 कर सकते हैं बच्चों, और आप चाहें तो इन सभी में 1111 जोड़ सकते हैं। तो 5, 7, 8 और 4 कहाँ? इन द ऑप्शंस डी। तो एनालॉजी में यही है कि जो संबंध आपका इसमें है वैसा ही इधर भी चाहिए। दोस्तों आगे यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग, ज़ेब्रा का कोड यहाँ पर यह है, तो एप्पल का कोड पूछा है, वही कोडिंग डिकोडिंग है। तो 2 चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो अल्फ़ाबेट का, कोडिंग डिकोडिंग में 2 चीजें हैं। अल्फ़ाबेट का पोजीशन कौन कितने पर आता है, स्थिति, और दूसरा यहाँ पर ऑपोजिट लेटर्स, विपरीत अक्षर। तो दोस्तों यहाँ पर यह ज़ेब्रा है। अब आपको पता है कि यह 26 पर आता है, ई 5 पर आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में 2 पर, यह 18 पर और 1 पर, यही तो है, यही लिखा हुआ देखो। यह 26, देन बी, यहाँ पर यह ई है, फिर बी है, आर है, ए है। तो जल्दी से आपको अल्फ़ाबेट याद है तो स्पीड है, सब कुछ खेल कंपटीशन एग्जाम में स्पीड का होगा। अगर आपकी स्पीड है तो जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा होगा। ये 1 है, 1 6 1 6 12 एंड 5, यह 1, फिर 1 6 1 6 12 एंड 5, यही सही है, ये गलत है। जल्दी से दोस्तों कमेंट करो, यहाँ पर क्या होगा। 4 दोस्त है ABCD, यह एक मेज पे बैठ के यहाँ पर ताश खेल रहे हैं। ये चारों व्यक्ति यहाँ पर एक मेज के इधर इर्द गिर्द बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। ये इधर मुंह, जोड़ीदार अगर होंगे तो आमने सामने बैठेंगे, ध्यान रखना। अगर साथी है गेम में, जोड़ीदार है तो आमने सामने बैठेंगे। एक बात और बता दूं, ध्यान से सुनना, अगर वह बोले ना कि ए पूर्व दिशा में बैठा है तो ए यहाँ बैठेगा।
अगर बोले ना ए पूरब में बैठा है तो ए यहाँ, लेकिन अगर वो बोल दे ए का चेहरा पूरब दिशा में है तो ए यहीं पे आएगा, तभी इधर पूरब होगा। इधर पूरब होता है, पूरब में बैठा तो ए यहाँ, पूरब में चेहरा करके बैठा तो ये यहाँ होगा, तभी चेहरा पूरब में होगा। अंतर है। उत्तर दिशा में बैठना और उत्तर दिशा में मुंह करके बैठने में अंतर है। उत्तर दिशा में बैठा तो यहाँ, उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा तो वो यहाँ बैठेगा, तभी उत्तर दिशा में मुंह होगा। तो ध्यान से पढ़ना। 4 यहाँ पर दोस्त है, यह ए का मुंह दक्षिण दिशा में, ए दक्षिण में नहीं बैठा है, ए यहां बिठा दिया तो मुंह उत्तर दिशा में, ए यहीं पे आएगा। देखा, ए का मुंह दक्षिण दिशा में है, ए दक्षिण में नहीं बैठा बच्चों। अब देखो सी और बी साथी हैं, इसका मतलब आमने सामने बैठेंगे, तो सी और बी साथी हैं तो सी इधर आएगा नहीं क्योंकि बी नहीं आएगा, तो सी और बी साथी हो गए। एक बात कंफर्म हो गई, सी और बी साथी हैं तो फिर ए और डी साथी होंगे। तो ए यहाँ है तो डी को यहाँ लाना तय हुआ, साथी होंगे ना। अब इसने कहा कि बी के दाएं ए बैठा है, बी के दाएं ए। अब यहां पर अगर बैठे हैं तो क्लॉकवाइज, देन बाएं भी हैं और दाएं भी। और यहां जो बैठे यह घड़ी इधर चलेगी दाया, देन बाया। अब इसने कहा बी के दाएं ए बैठा है, बी अगर यहां बैठ जाए तो उसके बाएं हो जाएगा गलत, देन बी यहीं पे बैठेगा। लो बी यहां पर है तो बी के बाएं नहीं दाएं, तो बी के दाएं ए बैठा है, और ए और डी जोड़ीदार है तो बी और सी साथी देन जोड़ीदार थे, यहां बैठ गया। बहुत ही अच्छे से हमने बना लिया है, ए बी सी डी आ गया है। देखना सी के बाएं कौन है, सी के बाएं, अरे सी के बाएं ए हैं और ए कहाँ, बी में है। ऐसे नहीं कि ए आया ए आया ए आया तो आपने यह लगा लिया, नहीं, ध्यान से काम करना दोस्तों, जल्दबाजी में गलत मत करना। सी के बाएं ए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसने पूछा इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। 15, 31, 64, क्वेश्चन मार्क 267, यह जल्दी से बताइए दोस्तों। डबल लग रहा है जब संख्या बहुत बड़ी आए, मैंने ऑफलाइन में भी बताया था, ऑनलाइन में भी पहले पढ़ाया था। जब संख्या डबल आने लगे तो यहाँ पर यह मल्टीपल, देन यह 2 गुना लगभग n+1, यह लगभग 2 गुना 62 + 2, तो यह 2 गुना, यह 2 गुना 1 2 तो +3 n+4 देखते हैं आता कि नहीं। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128, फिर यहाँ पर 131 आया, देखते हैं। फिर यहाँ पर 4 2 गुना करेंगे तो 2 3 दूनी 6, 2 n 62 n 4, ठीक है, बिल्कुल सही। 131, यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128, फिर 29 30 31, बिल्कुल सही। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए बच्चों, जल्दी से सॉल्व कीजिए। यस दोस्तों, यहाँ पर जल्दी से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आपका क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर अब्बा सीरीज के क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा एलिमेंट कहाँ पर है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, बता रहा हूँ,
और सबसे ज्यादा लिखा हुआ है AACB, तो AACB यहां रखा। अब AACB है, AACB तो फिर से यहाँ AA खाली जगह होती तो CB आता। अब ये पता तो चल गया कि A के आगे CB है, A के आगे CB है, तो A यहाँ है तो इसके आगे CB है, तो यह CB AA CB AA CB AA, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स क्या CBB और A, ये आपका आंसर है क्या CBB और यहाँ पर A, यही आपका आंसर है। दोस्तों यहाँ पर रैंकिंग, अरे बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल बेसिक सवाल कर रहे हैं, बेसिक सवाल कर रहे हैं। रमेश की रैंक जो है, हाँ ठीक है, अगर ऊपर और नीचे बोला तो ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रमेश यहाँ पर है, इसकी रैंक ऊपर से 18वीं देन 18 है और नीचे से 7वीं देन यहाँ पर 7 है। देन दोस्तों यह 18 और 7 तो कुल कितना, अरे जो व्यक्ति जहां बैठा एक सीट दीजिए, 18 है तो ऊपर 17 बचे। और दोस्तों इसी प्रकार ये नीचे से 7वां है तो 6 बचे। यह 18 है तो 17, 7 है तो 6, गिनिए तो 17 और 1 18 और 6 24 होंगे, यही आपका आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग में हमने काफी अच्छे से पूरे के पूरे सवाल यहाँ पर देखे अच्छी तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद सभी को। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर आपके लिए मिक्स में क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो फटाफट से जो है सारे बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा। और आज के सवालों की शुरुआत करते हैं। आपके बिल्कुल पेपर पैटर्न की तरह अपन 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से जो है आप लोग जवाब दीजिएगा। आप एक क्वेश्चन के बारे में कितनी डिटेल जानते हैं उस डिटेल के बारे में भी बताइएगा, और साथ ही साथ में जब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं तो आप उस बारे में जो है और क्या क्या नई चीज़ें जानते हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। पहला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? फंडामेंटल राइट आर डिस्क्राइब इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, आपके जो पूछा गया है वो पूछा गया फंडामेंटल राइट। क्या पूछा गया है? फंडामेंटल राइट। बात करें यदि फंडामेंटल राइट की, या फिर अगर मैं बात करूँ आपके मौलिक अधिकारों की, तो ये जो मौलिक अधिकार है आपके संविधान के भाग 3 में वर्णित है। संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? तो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। जहां मैं बात करूं तो अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद हो जाएगा आपकी 35। अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें से एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल राइट है आपके पास में? तो एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट हैं। शुरुआत में कितने थे? स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग थी तब कितने थे? 7। किसे हटाया? राइट टू प्रॉपर्टी, या फिर मैं यूं कहूं तो संपत्ति के अधिकार को हटाया। अभी कोई बच्चा हिंदी करेगा। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। और संपत्ति का जो ये अधिकार है आपके, इसको कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 78। क्लियर है यहां तक की बात? और इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको कहां रख दिया? इसको रख दिया अनुच्छेद 300 क में, आर्टिकल 300A में इसको मेंशन किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? सबसे पहले मौलिक अधिकार तो वैसे अगर अपन देखें तो ब्रिटेन ने अपने देश के नागरिकों को दिए थे, लेकिन संवैधानिक रूप से उल्लेखित नहीं किए। संवैधानिक रूप से उल्लेखित करने के लिए हम जिस देश को जानते हैं वो देश कौन सा है? वो है अमेरिका। इसलिए भारत ने मौलिक अधिकार लिए भी कहाँ से हैं? तो भारत देश ने जो है वो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए हैं? तो यहाँ पर देश का नाम क्या आ जाएगा? आपके देश का नाम आ जाएगा USA, या फिर मैं बात करूँ अमेरिका। अमेरिका से हमने वैसे और क्या क्या चीज़ें ली हैं? तो अगर मैं बात करूँ तो प्रस्तावना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लाइन ली है। इसके बाद में बात करें यदि तो प्रधानमंत्री आपके राष्ट्रपति। एक अगर अपन बात करें तो इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ से ले चुके हैं। आई बात समझ में यहाँ तक की? क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर डिस्क्राइब्ड 12 से 35, 13 से 36, 15 से 39 या 16 से 40? फटाफट से बताइएगा।
चलिए, तो ध्यान देना, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो हैं इनका वर्णन अपने को कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो ये मिलता है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए, अगला प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया? बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कुशीनगरा, कपिलवस्तु, पावा या कुंडग्राम? चलिए आंसर कीजिएगा। वेरी गुड, फटाफट से आंसर करना शुरू कीजिएगा। चलिए ध्यान देना, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया? तो वो स्थान कौन सा है? ध्यान देना, वो स्थान कौन सा हो जाएगा आपकी? तो बुद्ध को जो है आपके कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई। बात करें यदि तो बुद्धा के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग प्लेस कौन कौन से आते हैं? तो गौतम बुद्ध के बारे में जब भी नाम सुनो तो इनके जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग घटनाएं आती हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग क्या आती है आपकी घटनाएं? कौन कौन सी घटनाएं आती है? तो ध्यान देना, जैसे अगर अपन बात करें कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ज्ञान की प्राप्ति, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति इनके बात करें तो एक चीज और समझना, ओहो हो, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग चीजें आती हैं, उनको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ कौन कौन सी चीजें आती है तो ध्यान देना, जैसे अगर अपन बात करें इनके ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? ग्रह त्याग, और ग्रह त्याग की घटना को कहते हैं महाविनिष्मीकरण। फिर बात करें यदि तो नेक्स्ट चीज आती है इनके प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश, और प्रथम उपदेश की घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। इनके ज्ञान की घटना को, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? ज्ञान प्राप्ति। तो इनके ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाती है आपकी संबोधि। क्या कहलाती है? संबोधि। और वहीं अगर अपन बात करें तो इनके मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। क्लियर है यहाँ तक? चल नेक्स्ट देखिएगा, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया गया? हु पैट्रोनाइज्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप और उपाली? चलो वेरी गुड। तो ध्यान देना, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया? तो ध्यान देना, तृतीय बौद्ध संहिता की अगर अपन बात करें तो इसमें समझना आपके कि टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, 4 बौद्ध संहिताओं का आयोजन हुआ। कितनी बौद्ध संहिताओं का आयोजन हुआ? 4 बौद्ध संहिताओं का आयोजन हुआ। कितनी बौद्ध संहिताएं? 4। और ये 4 बौद्ध संहिताएं कौन कौन सी हैं? तो इनमें ध्यान देना, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। टोटल ये 4 बौद्ध संहिताएं। इन 4 बौद्ध संहिताओं में यदि अपन बात करें राजा कौन कौन थे, तो पहले वाले में राजा कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु। दूसरे वाले में राजा कौन? कालाशोक। तीसरे वाले में राजा कौन?
अशोक। और चौथे वाले में राजा कौन? तो नाम किसका आ जाएगा? कनिष्क का। अजातशत्रु ने कहाँ पर ये बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था? राजगृह में। कालाशोक ने वैशाली में, अशोक ने पाटलिपुत्र में और कनिष्क ने कुंडलवन में। कहाँ पर? कुंडलवन में। तो यहां पर कौन हो जाएगा? अशोक। कौन हो जाएगा? अशोक। नेक्स्ट देखो, पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? या पिटकों की रचना छोड़ो, आप लोग ये बताओ, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? वेयर डिड सिद्धार्थ अटेंड एनलाइटमेंट? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर और गया। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? ये 4 स्थान है, फटाफट से बताओ। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। चलो भाई पढ़ लो, तुम पढ़ लो। यहाँ ध्यान देना, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो वो स्थान कौन सा है? गया। कहाँ पर? गया। गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। चलो वेरी गुड। ध्यान देना, सारनाथ में बुद्ध का जो पहला प्रवचन है वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, जो कि गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन कहलाता है। चलिए, तो हमने जो है 6 से 7 सवालों को यहाँ पर डिस्कस किया। साथ ही साथ में मैंने आपको जो है उन सवालों से संबंधित अलग अलग तथ्य जो है उनसे आपको अवगत करवा दिया। ठीक है, और कोशिश करना कि हर एक के बारे में आप जितना ज़्यादा जानकारी जुटा पाओ, उतनी ज़्यादा आपके लिए वो जानकारी काम की है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद सभी को। नमस्कार सभी को, आप सभी का हार्दिक स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। उसी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए मैं आप सभी के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आ गया हूँ, है ना। ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है, मॉक टेस्ट नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट नंबर 1 मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आप सभी को एक उचित समय दूंगा। वाई ग्रुप के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में ही मैं इसमें बात करने वाला हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और साथ ही साथ आपको एक टाइमर दूंगा 1 से 1.5 मिनट का। उस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग कमेंट कीजिएगा और फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन आप सभी के सामने करवाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की। और ये रहा वो सबसे पहला क्वेश्चन। और अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन में दिया क्या गया, तो क्वेश्चन में आप सभी को दिया गया है कि बताना है मुझे 3.339 जो नंबर्स है उसका अंश कितना होगा, यानी ये बार वाला कॉन्सेप्ट है। करके दिखाएं जल्दी से फटाफट, है ना। देखिएगा, बार वाला कॉन्सेप्ट है और बार वाला कॉन्सेप्ट आपने मुझसे कहीं बार पढ़ा होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद में नंबर्स पे जब रिपीटेशन आपको दिखाई दे, डेसिमल के बाद में अगर आपको रिपीटेशंस दिखाई दे, तो रिपीटेशन को रोकने के लिए आप लोग क्या करते हैं, बार कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं, यानी 0.39 पर आप लोग बार लगा के उसके रिपीटेशंस को रोक सकते हैं। बस मेरे दोस्त ध्यान रखना, यहाँ पर रिपीटेशन को यानी बार को हटाया गया, तो आप क्या करेंगे, डॉट के बाद में जितने डिजिट्स पर बार है डिवाइड में उतने 9 आ जाएंगे और ऊपर डॉट भी और बार भी हट जाएगा। सो 39/99।
चलिए इसको अगर हम लोग और कट करना चाहें, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 बनाते हैं, अगेन कट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सो 13 अपॉन कितना हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर डी दया बेन विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी दया बेन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये सभी का आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें विद इन 1 मिनट। आप सभी को 1 मिनट का मैं उचित समय देता हूं, इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है। टेक योर टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए ये टाइमर चलता रहेगा, बट इसके साथ साथ हम लोग इस क्वेश्चन की भी शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन क्या होने वाला है दोस्त। सॉल्यूशन क्या होने वाला है, किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 25/9 दे रखा है। मेरे दोस्त क्वेश्चन में बोल दिया है इसने, किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है मतलब इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर दे दिया, प्रिंसिपल का, मूलधन का 25/9। सो माय डियर यहां से आप क्या कह सकते हैं सर, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 25/9 हो गया जी। उसके बाद उसने कहा है यदि समय और दर संख्यात्मक रूप से समान दे रखी हो, दर और समय जो है वो संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी r बराबर t और t बराबर, मैं इन दोनों को x लेट कर लूं, जहां r आएगा उसको भी x लिख दूंगा, जहां t आएगा उसको भी x लिख दूंगा। सो i इज इक्वल्स टू PTR, अरे बोलो क्या, PTR डिवाइड बाय 100। इंटरेस्ट कितना, तो आप कहेंगे सर 25, मैंने कहा प्रिंसिपल कितना, तो आप कहेंगे सर 9। सो यहाँ पर कितना हो गया 9 इंटू एक्स और डिवाइड बाय कितना हो गया मेरे दोस्त 100 हो गया, है ना। सो यहाँ से आप क्या कहेंगे सर, एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, सो 25 इंटू 100 और डिवाइड बाय कितना हो गया 9। माय डियर जैसे स्क्वायर हटाना है तो इधर भी रूट लगाएगा, इधर भी रूट लगाया जाएगा। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 50/3, इसको कट करेंगे। सो x इक्वल्स टू 3 एकम 3 3 छंग 18, 16 2/3% विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा ये किसका माना है, तो आप कहेंगे सर ये जो वैल्यू है वो x का है, और मैंने कहा x कौन है, वो टाइम भी है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। सो मेरे दोस्त यहाँ पर पूछा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भी यही होने वाला है। और अगर आप सभी से टाइम पूछते हैं तो आप क्या बोलते हैं 16 2/3 ईयर्स, ये भी टाइम में हो जाता, क्योंकि दोनों का डिजिटली फॉर्म अगर बात करें दोनों का सेम था। नेक्स्ट ये लीजिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, हो जाइए शुरू। और इस क्वेश्चन में कहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ मुझे ज्ञात करके बताना है। सो टेक योर टाइम, आप इसका समय लें और जल्दी से बताएं इसका आंसर कितना आने वाला है, फास्ट। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर प्रॉफिट जो है, लाभ आप सभी जानते हैं, प्रॉफिट यानी लाभ हमेशा प्रॉफिट हमेशा सीपी पर मेजर किया जाता है, सीपी पर मेजर किया जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर जो दिया गया है प्रॉफिट यानी लाभ, वो एसपी पर मेजर करने की बातें कर रहा है, एसपी पर मेजर करने की बातें कर रहा है। सो मेरे दोस्त यहाँ पर लिखा गया एक दुकानदार किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस पर 16 2/3% का प्रॉफिट पर बेचता है, तो 16 2/3% का मतलब कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 1/6, है ना। प्रॉफिट का मतलब होता है मेरे दोस्त सीपी कम होना, एसपी ज्यादा होना। तो मैंने कहा किस पर सेल आउट कर रहा है, एसपी पर, तो यहाँ पर एसपी का वैल्यू 6 हो गया और सीपी कम हो गया, मतलब वो कितना हो गया 5। आप सभी से पूछा है कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 का, कहाँ से, 5 से, और 1/5 का फ्रैक्शन फॉर्म मैंने आपको कहीं बार बताया है 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी दया बैन विल बी द करेक्ट आंसर। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना है, दो टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक पूछ लिया जाता है प्रॉफिट सीपी पर होना और एक पूछ लिया जाएगा प्रॉफिट एसपी पर होना। ये क्वेश्चन एसपी पर था। दूसरा, अगर आप सभी से प्रॉफिट पूछता है, सो एज ऑल यू नो कि एस प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी ज्यादा सीपी कम, बस। लॉस कब होगा, सीपी ज्यादा एसपी कम,
बोलो कहानी समझ में आई सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा और शुरू हो जाइए। ये क्वेश्चन तो आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन बन गया होगा अभी तक तो, है ना। इसको सॉल्व करके दिखाए जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर कितना आने वाला है? एक बेईमान दुकानदार के बारे में बात कर लिया है और उसने कहा है कि वह क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम का ही वजन वो काम में लेता है। तो आप सभी को लाभ प्रतिशत मुझे याद करके बताना है। जल्दी, एक उचित समय आप सभी को दिया जा रहा है और उसी उचित समय के अंदर आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा मेरे दोस्त, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की शुरुआत करें तो आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं 1 किलो मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम हो गया। एज वी ऑल नो दैट 1000 ग्राम को मैं 1000 रुपए में लेट कर लेता हूं। मैंने कहा 1000 रुपए, 1000 ग्राम 1000 रुपए में आप परचेस करते हैं कॉस्ट प्राइस। तो मुझे बताइए 960 ग्राम आप कितने में परचेस करेंगे? 960 रुपए में परचेस करेंगे कॉस्ट प्राइस। मैंने आप सभी से पूछा बताइए कितने का प्रॉफिट या लॉस आप लोगों को नजर आ रहा है? तो आपने तो केवल यही 960 ग्राम ही तो तोला है ना। तो आपको कितने रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं भाई? 40 रुपए। और कहां से ज्यादा देने पड़ रहे हैं? 960 से मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? 100। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 1/24 आ गया। फिर से 4 छिंग 24 आ गया, यहाँ से आ गया 25, 4 छिंग 24 यानी 1/6% का आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एज शॉपकीपर। तो ध्यान रखिएगा कितना ग्राम आप लोगों ने तोला था? 960 ग्राम। तो 960 ग्राम कितने रुपए के बराबर होगा? 960 के। आप कितना रुपए कस्टमर से ले रहे हैं? 1000 रुपए। कितना रुपए ज्यादा ले रहे हैं? 40। किससे ज्यादा ले रहे हैं? 960 से। एंड मल्टीप्लाई बाय 100। आई थिंक ये क्लियर होगा आप सभी को। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चन आ गया। चेक योर टाइम। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, बी उस काम को 21 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेले उस काम को समाप्त करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा? चेक योर टाइम और बताएं इसका आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, है ना, जबरदस्त। शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन की। तो यहां लिखा गया है मेरे दोस्त ए और बी किसी काम को 7 दिनों में करते हैं। सो ए प्लस बी किसी काम को यदि 7 दिनों में कर रहे हैं और उसने कहा है बी उस काम को 21 दिनों में करता है, सो वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर। सो द एलसीएम इज 21। 7 की टेबल में 3 टाइम्स, 21 की टेबल में 1 टाइम। आप कहेंगे ये दोनों मिलकर, बी अकेला जो है वो 1 लड्डू खाता है और ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं 3 लड्डू खाते हैं। तो बताओ ए अकेला कितने लड्डू खा रहा होगा? 2। उसने यही तो पूछा है, ए अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। बस इससे मुझे क्या दे देना है दोस्त? भाग दे देना है। जैसे इसको कट किया, सो द आंसर विल बी 10.5 डेज, यानी 10.5 दिनों में वो ए अकेला उस काम को फिनिश कर देगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक सभी को, है ना कहीं ए जो है वो इतने दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है कि 3 पुरुष या फिर 4 महिलाएं किसी खेत को 43 डेज में क्या कर लेती भाई? जोत देती है। तो बताओ 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को कितने समय में जोत देगी? ठीक है जी, तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये आप लोगों से थोड़ा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने पूछ लिया है कि बाय चांस टाइप का भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप सभी करने के लायक रहे। तो मैंने कहा 3 पुरुष जो है वो कितना काम करते हैं? वो 4 महिलाओं जितना काम करते हैं। आपने कहा सर महिला और पुरुष की कार्य करने की क्षमता जो है वो 4/3 आ गई। क्लियर? अब आप सभी को बोला गया है कि अगर 3 पुरुष काम करेगा तो वो 43 डेज तक काम करेगा। मैंने कहा मुझे इनसे मतलब नहीं, मुझे बताओ 7 पुरुष और 5 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगी? तो वो कितना लिखा जाएगा? 7M और 5 वुमेन कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे सर D2 डेज में करेंगे। बोलो क्लियर है? फिर से समझते हैं हम लोग क्या कहा गया है। 3 आदमी और 4 औरत अगर काम करेंगी तो क्या इन दोनों की एफिशिएंसी सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ या लगा है। या का मतलब या तो 3 पुरुष या 4 महिला काम करेंगे, काम तो वही पूरा होगा जो काम हमें दे रखा था। यहाँ से एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। एफिशिएंसी इन दोनों की कितनी हो गई? 4 और 3। माय डियर ध्यान रखिएगा आप सभी को, या तो पुरुष से इक्वेशन सॉल्व कर लो या फीमेल से कर लो, बात एक ही है। m का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 4। सो 3 × 4 × 43 इज इक्वल्स टू 7 × m का वैल्यू 7 × m का वैल्यू 4 प्लस 5 × वुमेन का वैल्यू कितना हो गया? 3 और मल्टीप्लाई कितना हो गया? D2।
चलिए ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 43 डिवाइड बाय, यहाँ से कितना आएगा 7 चौक 28 बोल देंगे और 5 तेरी 15 बोल देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 43। कट किया तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, 12 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। किनके द्वारा, तो 7 पुरुष और 5 महिलाओं द्वारा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, एक थोड़ा सा लेवल का मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया। मुझे नहीं लगता किसी एक मॉक से अगर आप अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे मजा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी क्लास कल यानी बाकी मॉक टेस्ट मैं आप सभी को कल बताऊंगा। ये थे आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं 7 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सभी जानते हैं करीब 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को वाई ग्रुप पे देखने को मिलते हैं। तो कल मिलते हैं आप सभी के साथ में, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद सभी को।